Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव वन क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास। ये है 9th का 10th चैप्टर है ना, यानी दूसरा पार्ट इसका। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। आपको मैं बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल जो भी होता है किसी भी वस्तु में, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, जैसे पृथ्वी है, हर कोई वस्तु है जो उसके पास अपना एक ना एक क्या होती है, खींचने की क्षमता होती है। उसके पास एक मैग्नेटिक गुण होती है। हर किसी के साथ, मेरे पास भी, आप भी किसी को खींचते हैं, है ना। एक गुण होती है, एक इन्हीं के पकड़ के नहीं है ना, एक सभी वस्तु के पास एक गुण होता है जो किसी को वो खींचता है। लेकिन डिपेंड करता है उसकी भार कि वो कितना बड़ा है, वो कितना भारी है। अगर वो ज़्यादा भारी रहेगा तो उसका खिंचाव ज़्यादा रहेगा, अगर वो कम भारी रहेगा तो खिंचाव उसका कम रहेगा। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने क्या किया था कल कि किसी वस्तु को छत से गिराया था। ठीक है, तो अगर मान लो किसी वस्तु को आप छत से गिराओगे, सबसे पहले कौन, चलो दो वस्तु है। एक, चलो मान लो कि एक कागज़ का कोई गोला है, हम लोग बनाए हैं। एक बनाए हैं एक लोहा है ना, लोहा का, चलो मान लो मिट्टी है, मिट्टी का है। अब दोनों को हम लोग बराबर छोड़ रहे हैं, तो बराबर छोड़ेंगे तो सबसे जल्दी कौन नीचे जाएगा, तो मिट्टी वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, भार, यानी उसका द्रव्यमान कागज से ज़्यादा था, इसीलिए पृथ्वी उसे खींचा जल्दी। ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल मैं कल निकाला था, कितना निकाला था इसका, यानी केंद्र पर, इसका केंद्र यहाँ पे जो होता है बीचों बीच, रेडियस होता है नहीं क्या होता है यहाँ पे, विषुवत रेखा का इसका मान था, यानी खिंचाव था 9.81 मीटर प्रति सेकेंड, यही था ना, इतना इसका यहाँ पे खिंचाव है। तो मैं बताया था कि किसी भी वस्तु को हर जगह अपनी अपनी खिंचाव अलग है पृथ्वी का। ठीक, तो ये सिर्फ पृथ्वी का है। जितना ब्रह्मांड में जो पिंड हैं, जो वस्तु हैं, जो आपको तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, इनकी खींचने की क्षमता अलग अलग है। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भार, द्रव्यमान और भार, है ना। द्रव्यमान भी पढ़ेंगे, फिर भार भी पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान, मास, देखो ये क्या होता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं किसी भी वस्तु का कुल अणुओं का योग को द्रव्यमान कहते हैं। मैं बताया था आपको मॉलिक्यूल्स एंड एटम के बारे में, है कि नहीं। देखो जरा सा याद मैं दे देता हूँ आपको कि परमाणु और अणु। देखो परमाणु हम उसे कहते हैं कि उस किसी भी वस्तु का सबसे छोटा भाग, यानी सबसे लास्ट वाले भाग को हम कहते हैं परमाणु। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक पेन है, क्या है, चलो मान लो 6 पेन है, 6 पेन है ना, एक बंडल में बांधा हुआ है, क्या 6 पेन, 6 गो कलम है एक बंडल में बांधा हुआ है। तो ये अगर मिला हुआ था, क्या है, एक पूरा बंडल कहेंगे इसको, कहीं नहीं बंडल है। लेकिन अगर इसको हम एक पेन अगर निकाले, सिर्फ एक पेन रहेगा, उसे हम कहेंगे परमाणु। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अगर पेन रहेगी तो वो रहेगी अणु। समझा? किसी भी वस्तु में जो भी, जैसे ये वस्तु है, चाहे तो कोई भी वस्तु है, वो परमाणु से बना हुआ है। अगर परमाणु को हम मिला देंगे तो बन जाती है अणु। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि द्रव्यमान होता है कि किसी भी अणुओं को, या चलो परमाणु को आप मिला दो, किसी भी वस्तु के परमाणु को योग के हम द्रव्यमान बोलेंगे। जैसे हम क्या, हम लो, अब हम हैं तो हम में क्या है, एक हाथ अलग है, एक हाथ अलग है, पैर अलग है, पैर अलग है ना, सिर अलग है। अगर इन सभी चीज़ को आप मिला दोगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा मास, यानी क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या होता है? द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का कुल अंगों का योग, उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या होती है, इससे डिनोट करते हैं एम से। द्रव्यमान जो होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता है। जैसे मान लो मेरा हाथ है,
2 हाथ है मेरे, पैर भी 2 है ना, सिर भी 1 है। ऐसे अगर मेरे पास सारा चीज़ बॉडी है, तो अगर मैं चलो हम आसमान में गए, छत पे जाएंगे, तो क्या ऐसा होता है कि हम हाथ वगैरह रख देंगे? अरे वो हाथ रख दिया और गए आसमान में? नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति है ना जहाज से वो करता है, यात्रा करता है, या तो वो या अंतरिक्ष में जाता है, तो अपनी सारी बॉडी यानी सारी जितना उसके मालिक था वो सभी को लेके गया। तो ही ना क्या होता है, द्रव्यमान होता है कि किसी भी वस्तु का कुल अणुओं का योग का द्रव्यमान कहते हैं। इसीलिए द्रव्यमान कभी किसी भी, चाहे तो आप पृथ्वी पे रहो, चाहे तो आप चंद्रमा पे जाओ, चाहे तो आप सूर्य पे जाओ, या तो ब्रह्मांड में किसी भी आप पिंड पे जाओ, एक कभी चेंज नहीं होता। कभी चेंज होगा? जैसे मेरा हाथ है तो मेरा हाथ साथ में रहेगा, है कि नहीं? मेरा पैर मेरा साथ में पैर रहेगा, मेरा सिर है तो हम जहाँ जाएंगे तो जहाँ वहीं रहेगा, तो कभी नहीं चेंज हो सकती है। इसलिए इसका भार कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। इसको नापते हैं हम लोग केजी में। किसको कैसे नापते हैं? केजी में, ठीक है। ये क्या होते हैं? कुल अणु, कुल अणु का योग है ना, द्रव्यमान को कहें कुल अणु कहें, ठीक है। अब यहां से देखते हैं जरा सा भार यानी वेट। देखो क्या होते हैं भार, कहेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान को पृथ्वी के द्वारा खींचा गया गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल को हम भार कहते हैं। समझा? नहीं समझा? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके पृथ्वी के द्वारा खींचा गया गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल होता है। यानी अगर मान लो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, चलो इसमें भार है तो द्रव्यमान तो उसमें रहेगा ही। जैसे मान लो मेरे पास है तो मेरे पास कुछ भार भी है, मेरे पास द्रव्यमान है। अगर मेरा हाथ अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? मेरा तो भार फिर भी रहेगा, मेरा वेट रहेगा, मेरा क्या द्रव्यमान रहेगा, है कि नहीं? तो अगर मान लो यहाँ पे यानी द्रव्यमान जो होता है कि क्या भार को बोलते हैं कि पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल को भार कहते हैं। जितना पृथ्वी आपको खींच रहा है उतना आपको भार है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान क्या है? ये पैदाइशी है। आपके पास 2 पैर हैं, पैदाइशी है, 2 हाथ है, पैदाइशी है, ठीक है। तो ये कभी चेंज नहीं होता। लेकिन पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल को, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो भार कहते हैं कि पृथ्वी द्वारा जितना आपको खींच रहा है वो भार है। जैसे मान लो मेरे पास चलो एक पेन है, अब इस पेन को पृथ्वी बहुत कम खींच रहा है, इसलिए इसका काम क्या है? भार इसका कम है, और पृथ्वी हमें ज़्यादा खींच रही है, इसलिए मेरा भार ज़्यादा है कि नहीं? तो ये भार होती है। यानी भार को हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है। अब मैं क्या बोला? अगर पृथ्वी द्वारा खींचा गया भार, तो किसी वस्तु को जब खींचता है, कोई वस्तु है रखा हुआ छत पे, क्या कर रहा है? छत पे ये रखा हुआ है, एक छत पे है, चलो कोई वस्तु छत पे है, ठीक है। अब यहाँ से 2 वस्तु है, एक भारी है ना, चलो मान लो एक पत्थर है, एक यहाँ पत्थर है और यह है रुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम गिराएंगे दोनों को, पत्थर को और रुई को, तो सबसे पहले कौन गिराएगा? क्योंकि पत्थर था भारी, इसीलिए वस्तु क्या किया? इसे खींचा। तो खींच रहा है, इसकी कुछ द्रव्यमान होगा, खींच रहा था, किससे खींचता है? वो एक्सेलरेशन में बता दें कि त्वरण। जब भी पृथ्वी खींचता है किसी वस्तु को, तो वो हर सेकेंड उसकी गति इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी गति में बढ़ जाती है, हमेशा वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे गति से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पृथ्वी खींच रहा है ना, तो पृथ्वी क्या खींचेगा? गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी जी से खींचेगा। इसीलिए है ना, हमने बताया था F क्या होता है? F बराबर क्या होता है? यानी आपको द्रव्यमान यानी M गुने क्या खींच रहा है? यानी W बराबर क्या होता है? M गुने A, यानी द्रव्यमान को ना खींच रहा है पृथ्वी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के हम जगह रखे हैं G, यानी W बराबर mg, W बराबर mg। यानी आपको जहाँ पे आप जाओगे, पृथ्वी का हमने कल निकाला था, चलो ये है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये जो
अब बाहरी किनारा देख रहे हो, पृथ्वी कैसा है, गोल है। तो पृथ्वी गोल है, तो मैं बताया था कि सबसे ज़्यादा खिंचाव कहाँ पे होता है पृथ्वी का, सबसे ज़्यादा कहाँ पे खींचता है, तो सबसे ज़्यादा खींचता है वो ध्रुव पर। कहाँ खींचता है, ध्रुव पर खींचेगा, तो उसका यही ना ध्रुव है, सबसे ज़्यादा कहाँ खींचेगा, ध्रुव पर वो सबसे ज़्यादा। कैसे, क्योंकि इसका दूरी हमने कल निकाला था, आप देखिएगा वीडियो, कि उसका रेडिएशन, इसका दूरी अगर मान लो 20 है, यहाँ से इसका दूरी अगर 5 है, तो अगर मान लो पृथ्वी का पूरा भार अगर 100 है, तो यहाँ से हम भाग देंगे तो कितना आया 20, यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा 5। अब बताओ सबसे ज़्यादा खिंचाव कहाँ पे है, तो 5 वाला पर, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे खींच रहा है, सबसे कम कहाँ खींच रहा है, यहाँ, यानी सबसे कम कहाँ खींचेगा, वो तो कहाँ खींच रहा है, वो भूमध्य रेखा पर, समझा। लेकिन भूमध्य रेखा आप समझने बात को क्या होती है, अब नहीं समझ रहे हो, देखो क्या है, मेरे पास एक लोटा है, इससे जरा सब समझाते हैं आपको कि कैसे क्या होती है। एक क्या है, पृथ्वी बिल्कुल ऐसे है, जैसे मान लो एक खाली तो है ना, लेकिन उसमें खाली पृथ्वी नहीं है, पूरा भरा हुआ, आप कहीं खोद के देखेंगे है ना, अब कुआं देखेंगे कितना मिट्टी है अंदर, तो पृथ्वी खाली नहीं है, ऐसे है लेकिन गोल है। अब ऐसे पृथ्वी तिरछा है, ऐसे है कि नहीं, चलो मान लो सीधा करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी हम बताया कि ध्रुव, ध्रुव कौन है, ऊपरी जो छोर होती है उसे ध्रुव कहते हैं, और इसका निचली छोर कहाँ पे, ध्रुव, इसके यू ही ना गोला होगा, तो यहाँ पे क्या ध्रुव होगा, दिखाई दे रहा है, ऊपर भी ध्रुव है और नीचे भी ध्रुव। लेकिन अगर हम इसे ऐसे पलट देते हैं तो देखो ये चीज, इसको हम कह सकते हैं ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, यानी इसका पूरी बाहरी जो पृष्ठ है उसे हम ध्रुव कह सकते हैं, बाहरी पृष्ठ को क्या क्या हम कहेंगे, ध्रुव कह सकते हैं। लेकिन ध्रुव होता है ऊपर और नीचे होता है कि नहीं होता है, ओके। अब अगर यहाँ बताइएगा कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा क्या था, इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे ज़्यादा है, तो इसको भी तो हम बाहरी पृष्ठ को भी तो हम क्या कह रहे हैं, ध्रुव कह रहे हैं, तो क्योंकि इसका रेडिएशन जो है, अगर इसको हम ऐसे पृथ्वी का रेडिएशन किया गया है, ऐसे गोले की लकीर खींचा गया है, जिसे रेडिएश कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, वो ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये है भूमध्य रेखा, ये त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या नहीं, भूमध्य रेखा होती है, त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, अगर मान ले यहाँ पे एक सेंटर, चलो आप खोद के ना इसको एकदम बीचे बीच चले जाओ, पृथ्वी के बीचे बीच खोद के, तो खोद के जब जाओ पृथ्वी एकदम बीचे बीच यहाँ से, तो जब यहाँ से आप कोई लाइन खींचोगे ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा, सबसे लंबा लाइन होगा, यही ना सबसे लंबा लाइन होगा, क्या होगा, सबसे लंबा लाइन होगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा, लंबा लाइन होगा, तो सबसे रेडियस अगर सबसे ज़्यादा होगा, तो अगर हम भाग देंगे पृथ्वी के भार में, तो खिंचाव क्या होगा, सबसे कम आएगा। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी का भार जो होता है ना, वो चेंज होता है, हर जगह क्या होती है, चेंज होती है। अगर ध्रुव पर हम जाते हैं तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होती है, क्या ध्रुवों पर मैक्सिमम। अब बाहरी पृष्ठ को भी तो ध्रुव कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा, यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर भी मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, विषुवत रेखा पर भी वहाँ पे होगा। लेकिन अगर हम सेंटर इसका जाते हैं, केंद्र पे जाएंगे, है ना, अगर हम सेंटर इसका जाते हैं तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, सेंटर इसका 0 होगा। ये आप इसको याद रखें, किसी भी वस्तु का, है ना, भार उसका चेंज होते रहता है, लेकिन हम लोग जनरली में से क्या होते हैं, है ना, इससे नापते हैं न्यूटन से, इसे किससे नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को भार क्या होती है ना, लेकिन जनरल हम कुछ बोलते हैं कि भार, इसका मेरा भार है तो मेरा भार केजी में, भार क्या हमेशा केजी में नहीं होता है ना, लेकिन हम लोग बोल देते हैं किसी भी व्यक्ति का भार केजी में नहीं होता, किस में होता है, न्यूटन में होता है, द्रव्यमान होता है केजी में होता है। अगर हम भार अगर किसी को कह रहे हैं तो उसके द्वारा पृथ्वी जो खींचा है ना, उसको गुना करके मैं बोल रहा हूँ किसका, भार, ठीक है। यानी अगर मान लो किसी भी कोई वस्तु का, है ना, कोई वस्तु चलो मान लो 20 केजी का है, क्या है, कोई वस्तु 20 केजी का, जो द्रव्यमान उसका है 20 केजी का कोई वस्तु है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, तो जी का मान कितना होता है, हमें 9.8 करते हैं ना, 9.8, चलो उसको हम 10 मान लेते हैं, उसको हम 10, यानी पृथ्वी पर भार कितना आएगा, तो 200 न्यूटन, यानी भार ही आया, ना कि क्या है, द्रव्यमान आया, ये क्या, ये भार, किसी वस्तु का ये भार, समझ गया।
द्रव्यमान और भार में कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान होती है वो कुल अणुओं का योग होता है, भार होता है जो उसकी द्रव्यमान को पृथ्वी के द्वारा खींचा गया बल के गुणनफल होती है। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग ना कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु चंद्रमा पर भार कैसे होता है ना। देखो, क्योंकि हम लोग के पास, आप जानते होंगे, नहीं जानते हो जानिएगा, मैंने कल बताया था पृथ्वी का जो द्रव्यमान और एक क्या है, त्रिज्या। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। दिखाई दे रहा क्या? ठीक है, देखो द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान मैं कल बताया था कितना होता है, 10 गुने 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है। लेकिन उसका रेडियस कितना होता है, 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर में होता है, ये होता है। ठीक है, चंद्रमा का जो भार द्रव्यमान होता है वो होता है 7.34 है ना, गुने 10 के पावर 22 kg। उसका रेडियस होता है 1.74 10 के पावर 6 मीटर में होता है, ये होता है। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हो तो उसका भार आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि देखो यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक किसका भार लग रहा है, तो सबसे जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा है तो मैं बताया था कि उसका खिंचाव भी ज़्यादा होगा। चंद्रमा से पृथ्वी बड़ा है तो खींचेगा भी तो ज़्यादा किसी वस्तु की ज़्यादा ताकत से, है कि नहीं, तो किसी वस्तु को वो ज़्यादा ताकत से खींचता है। ठीक है, और चंद्रमा कम ताकत से खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m है, किसी वस्तु का मानते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ, चंद्रमा पर चलते हैं घूमने के लिए। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना वो है m है, क्या है, m है। ठीक है, अब वहां पे चंद्रमा पर उसका भार हम निकालते हैं, क्या, चंद्रमा पर है ना द्रव्यमान, चंद्रमा पर द्रव्यमान से क्या होगा, तो द्रव्यमान की क्या निकालते हैं हम लोग, एनी वेट, है ना, चंद्रमा पर उसका, सॉरी चंद्रमा पर भार यानी भार को क्या डब्ल्यू से करते हैं, वेट को। ठीक है, तो यानी क्या, वेट ऑफ मून, चंद्रमा पर भार, वेट ऑफ मून से चंद्रमा का द्रव्यमान यानी m मास होता है, यानी मास ऑफ मून, चंद्रमा पर भार है ना, वेट ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान है मास ऑफ मून। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से तो पृथ्वी का भी निकल सकता है ना, पृथ्वी का है ना भार, है ना, तो है ना वेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर आप इसे इतना करते हो, हमने कल एक बताया था कि दो पिंडों के बीच का जो खिंचाव होता है उसे किससे डिनोट हम लोग करते हैं, तो F बराबर बड़ा G बड़ा M गुने छोटा m बटा डी स्क्वायर, ये करते हैं इसको डी स्क्वायर, लेकिन डी स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा था, आर स्क्वायर भी रखा था, हम लोग रखा था कि नहीं। तो अगर हम मान लेते हैं कि चंद्रमा का त्रिज्या यानी है ना रेडियस ऑफ मून कितना चंद्रमा देंगे, इतना। ठीक है, तो इस जगह पर रखेंगे हम,
अगर हम इस सूत्र पे फॉर्मूला पर रखेंगे तो आपको चंद्रमा का भार निकल जाएगा, है ना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कैसे निकालते हैं वो निकल जाएगा। देखो आप डिवाइड करो, क्या निकलो चंद्रमा पर, यानी रेट ऑफ वेट ऑफ मून, वेट ऑफ मून बराबर क्या हो जाएगा जी वेट ऑफ मास ऑफ मून इंटू जो वस्तु था उसका भार गुने रेडियस। तो रेडियस इसका क्या है, यानी आर ऑफ मून इसका स्क्वायर बटा, अगर आप डिवाइड करोगे पृथ्वी के भार से, यानी वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू जी बड़ा जी, है ना, मास ऑफ अर्थ गुने, है ना, उस वस्तु का भार, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.6 न्यूटन आएगा, ये आएगा। यानी कहा जाता है कि चंद्रमा का भार, चंद्रमा का, अगर देखो मैं इसका शॉर्ट कर दिया कि अगर मैं इसका बताऊंगा ना तो आपको शब्द बहुत लंबा चल जाएगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप रखना इसको सोल्व कर दो। मैं आपको सब बता दिया है ना, जी के मान भी मैं बता दिया हूँ, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, जी के मान क्या है आप सब रखिएगा, सोल्व कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी चंद्रमा का भार, चंद्रमा का भार बराबर होगा 1.6 गुनी पृथ्वी का भार, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्या कहाँ है क्वेश्चन, यह क्या कहता है, एक वस्तु का एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। क्या कहता है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, क्या पृथ्वी पर उसका कितना भार है, उसका भार है पृथ्वी पर 10 न्यूटन। तो पूछा चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, यानी अभी मैं क्या होता चंद्रमा पर कितना होता है, तो हम निकाल, क्योंकि पृथ्वी पर है ना भार, तो पृथ्वी पर भार यानी चंद्रमा का भार इक्वल टू 1/6, है ना, 1/6 क्या है पृथ्वी का भार, तो कितना पृथ्वी का भार 10, यहाँ से न्यूटन में, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, और 6 कम 6, यहाँ से मिलेगा 4 तो 40 हो जाएगा ना, यानी 6 6 36, फिर यहाँ से 4 6 6 यानी 7 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। ये कहाँ पे आएगा, इसका चंद्रमा पर भार आएगा किसी वस्तु का। अगर वो पृथ्वी 10 न्यूटन का पृथ्वी पर है तो चंद्रमा का भार कितना, 1.67 न्यूटन आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग के पास, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। क्या कहता है, एक वस्तु का द्रव्यमान है जो 10 kg का है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान यानी मास, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मास उसका है 10 kg का है, 10 kg का है, तो पूछा उसका भार कितना होगा, ठीक है, क्या होगा उसका भार कितना। तो हमने बताया कि अगर क्या है मास है ना, तो हम लोग भार बराबर क्या होता है, मैं फॉर्मूला बताया था, W बराबर क्या होता है AM गुने G, बताया कि नहीं बताया, W बराबर M गुने G होता है। तो अगर उसका भार यानी मास है केजी में है, तो अगर हम उसका भार निकालेंगे क्या निकालेंगे, G को गुना करेंगे, यानी हम निकालेंगे क्या W बराबर 10 गुने, है ना, क्या है G के बाद हम लोग रखते हैं 10 भी रख सकते हैं, आपको 9.8 भी रख सकते हो या तो 10 भी रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी 100 क्या है ना 100 kg, क्या इसका द्रव्यमान है तो न्यूटन आ जाएगा, क्या इसका आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा, इसका भार आ जाएगा न्यूटन में। कितना उसका द्रव्यमान था उसका 10 kg, भार कितना उसका हो जाएगा तो 100 न्यूटन। ओके, आगे क्या है, समझ कितना,
देखा चंद्रमा पर है ना कैसे क्या होती है, कितना भार होता है। सबसे ज्यादा भार कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा भार होती है ध्रुव पर। किसी भी वस्तु का सबसे ज्यादा भार होती है ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ होगा, उसका केंद्र पर होगी, है ना। सबसे कम होगी केंद्र पर। और कहाँ होगी सबसे कम, अंतरिक्ष में भी सबसे कम हो सकता है। हाँ, क्योंकि अंतरिक्ष तो पृथ्वी से बाहर है भाई, तो सबकी विधि खींचवे न करेगा, तो सबसे कम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जरा सा क्या है, तरल। अच्छा, परनोद तथा दाब। देखो ये क्या है, परनोद, थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रेशर लिख लेना भाई, इतना टाइम नहीं है। प्रेशर, देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये क्या होता है। परनोद किसे कहेंगे, परनोद देखो आपने देखा होगा कि बल, बल हम लोग कहते हैं किसी की वस्तु, किसी भी वस्तु को खींचने या धक्का देने की स्थिति को हम बल कहते हैं। ठीक है, वो बल होगा, मेरा फोर्स होगा। लेकिन दाब कहेंगे कि किसी भी वस्तु को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, बात समझने में बात कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर है ना लगाया गया बल को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो प्रति एकांक क्षेत्रफल में बोला है ना, देखो ये क्या है, स्केच है। अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया है, क्षेत्रफल है। अगर इस पे हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया है कि नहीं है, यानी दाब इसका कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे होती है, यानी दाब बराबर होती है, दाब बराबर होती है बल, बल बटा क्षेत्रफल। क्योंकि अगर आप दाब लगा रहे हो तो क्या क्षेत्रफल पर ना दाब लगा रहे हो, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगर मान ले यहाँ से हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो क्या होता है, दाब घट जाता है। कैसे, देखिए आप देखे होंगे चाकू, है ना, तो चाकू में क्या होता है, चाकू जब एक साइड जो उसका एक तरफ होता है उसका धार सबसे कम होती है, यानी क्या होती है यहाँ पे, उसकी क्षेत्रफल कम होती है। जब क्षेत्रफल कम होती है तो उसको हम लोग आराम से ऐसे जरा सा दबाते हैं तो वो सब्जी या कुछ भी कट जाती है। क्यों, क्योंकि दाब वहाँ पे कम लगती है। समझा बात को। अगर मान ले आप, है ना, ये बोर्ड है, ठीक है, अगर बोर्ड को हम दबा रहे हैं, क्या करें, दबाएंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है इसीलिए इसका बल कम लगेगा। समझा, क्या है, इसका बल कम लगेगा, है ना। अगर यही हम कील को अगर ठोकेंगे तो कील को क्यों ठोका जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो सबसे जो पीछे वाला होता है ना नोकी, वो उसका क्षेत्रफल कम होता है इसीलिए वो ठुका जाता है। आप अगर उसका उल्टा करके ठोकेगा ना तो नहीं ठुका, क्यों, क्योंकि उस तरफ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए दाब कम लगता है। समझा। तो दाब देखो, अब समझा दाब क्या होती है। लेकिन परनोद क्या होता है, परनोद होता है कि किसी भी वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल को हम लोग परनोद कहते हैं। किसी भी वस्तु के ऊपर लंबवत लगाया गया बल को परनोद कहते हैं। अब मैं लंबवत खड़ा हूँ, है कि नहीं, क्या मैं लंबवत खड़ा हूँ, तो पृथ्वी कुछ न कुछ हमारे ऊपर दाब लगा रही है। जैसे सॉरी, मैं लगा रहा हूँ दाब पृथ्वी पर, कहाँ लगा रहा हूँ, मैं पृथ्वी पर कुछ न कुछ दाब लगा रहा हूँ। अगर मेरे पैर के नीचे अगर फर्श नहीं लगा होते तो मैं सीधे धंस जाता, है ना। आप बालू में गए होंगे या तो जहाँ गीला मिट्टी होगी ना, या तो आप गोबर वगैरह में कभी देखे होंगे, चढ़े होंगे तो देखे होंगे, या तो और भी बहुत कुछ ऐसी गीली मिट्टी होती है, तो आप उसमें अगर चढ़े होंगे तो बहुत धंस जाती है। क्यों, क्योंकि आप दाब लगाते हो, लंबवत लगाते हो, इसलिए आप पृथ्वी में धंस जाते हो। अब रॉकेट जो उड़ता है ना, रॉकेट वो लंबवत ही उसका ऐसे उस तरह से होती, रॉकेट ऐसे होती है, और यहाँ पे उसका परनोद बल लगाया जाता है, उसका लंबवत बल लगाया जाता है, ठीक है ना, तब जाके वो जाती है अंतरिक्ष में। अगर मान लो उसका बल इधर लगे तो क्या वो जाएगा, नहीं जाता है, इसलिए उसका लंबवत बल लगती है रॉकेट में, यानी परनोद बल लगता है। दाब वहाँ पे नहीं लगेगा उसका, क्योंकि दाब लगता है क्षेत्रफल कम होने पर, ठीक है, लेकिन ये लगता है आपको लंबवत लगेगा। जैसे मैं खड़ा हूँ, है ना, और रॉकेट हो गया, और बहुत सारे किस आप जो कील ठोकते हैं वो भी हो गया आपका, है ना, परनोदी का बल हो गया। और आप कह सकते हो, आप बहुत सारे देखिए क्या क्या है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ है, ठीक है, समझे क्या है। तो परनोद यानी किसका बल का बराबर होता है, क्योंकि बल ही लग रहा है ना, उसमें भी वो लंबवत बल लगती है, लेकिन इसमें बल बराबर क्या होती है, वो सीधा बल लगती है। तो हम कह सकते हैं दाब बराबर परनोद,
प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे भी अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा दोगे तो प्रणोद कम हो जाएगी, समझा। क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, प्रणोद कम हो जाएगी। ओके, ये होगा दाब। दाब का जो मात्रक होता है वही होती है किसका, प्रणोद का होता है। दाब का मात्रक क्या होती है, दाब को हम लोग बल को किसमें नापते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ठीक ना। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। अब हम लोग जरा से देखते हैं, प्रणोद हो गया, दाब हो गया, और क्या बचा हुआ था आपका टॉपिक, तरल में दाब। अब जैसे दाब हम लोग देखते हैं तरल में दाब। देखो दाब तरल कहने की लिक्विड जो होता है, जैसे आप गैस ले लो, गैस हो गया है ना, पानी वगैरह, ये आपको फिजिक्स में आपको तरल कहा जाता है। गैस जो हो गया ना, गैस हो गया, यानी आप पानी हो गया, तेल हो गया, घी, ये सब लिक्विड जो चीज़ है वो आपको फिजिक्स में तरल ही कहलाता है। तो तरल में दबाव है ना, तरल में दबाव, जो भी तरल है ना वो भी एक दबाव लगाता है। तरल भी क्या करता है, वो दबाव लगाता है। अगर आप एक गुब्बारा लेते हो, गुब्बारा है बैलून, अगर है ना बैलून है, इसमें हम लोग फूंक मारेंगे तो क्या होता है, ये फैल जाता है ना, फुल फैल जाती है। अगर यही एक गुब्बारा को हम लोग जोड़ के बहुत ज़्यादा अगर गुब्बारा लगा देंगे, रख लेंगे, तो कुछ भारी वजन हम लोग का महसूस होता है कि ना कुछ भारी है कि नहीं। अगर हवा अगर बाहरी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो पता ही चला है कि भाई है ना भारी है कि नहीं। लेकिन अगर वही हवा को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारा बैलून को हम लोग एक जगह कर लाएंगे तो कुछ भारी, जैसे आप शादी ब्याह में, या तो अब तो भाई फैशन हो गया बर्थडे का, है ना, बर्थडे में बहुत लोग यूज़ करता है उसको, है ना, गेट बनाता है बैलून से, गेट बनाता है बैलून से। आप उसे देखिएगा वो कभी एक साइड झुक जाती है ना, वो भारी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ हवा है, नहीं लिक्विड है, लेकिन फिर भी वो क्या होती है, वो उसमें वजन होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, वजन होती है, यानी उसमें भी एक दाव लगाता है। कैसे, अगर आप इस गुब्बारा को अगर आप छोड़ोगे तो वो उड़ जाता है, क्या होता है, वो उड़ जाता है, ठीक है, वो उड़ जाएगा, यानी वो भी ये आपके ऊपर एक दबाव लगाती है। जैसे आप पानी में क्या है, एक पानी है, कुछ भी पानी, चलो आप आहर है, पोखर है, तालाब है, बाल्टी है, कुछ भी आप अगर किसी वस्तु को डालते हैं, तो क्या होती है, आपको वो भी एक दाव लगाती है कि क्या करेगा, वो भी एक दाव लगाती है। तो हर किसी के पास अपना एक दबाव होती है, ठीक है, तरल में भी दबाव होता है, ठीक है। कि जैसे ले लो आप क्या लेते हो, डैम जिसे कहते हैं क्या, पुल वगैरह है ना, डैम, वो डैम होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि नीचे उसका बहुत ज़्यादा मोटा बना जाता है। क्यों, क्योंकि तरल भी दाव लगाता है, इसीलिए इसे मोटा लगाता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे रुक जाएगी, है ना, तो ये इसे तोड़ सकता है, इसलिए क्योंकि इसके पास भी अपना एक दाव होता है, ठीक है। तो तरल में भी दाव होता है, वो अपनी बाहरी दीवारों पर वो दाव लगाता है, ठीक है। ये ज़्यादा टॉपिक है नहीं, है ना, आपको पढ़ना है अच्छा सा, 10th में पढ़ना है और 11th पढ़ना है। इधर तो भाई कुछ है नहीं, बस दाव किसे कहते हैं, तरल दाव किसे, दाव तरल ही दाव लगाता है ना, गैस हो गया, पानी हो गया, घी, ये सब दाव लगाते हैं। उत्प्लवकता, उत्प्लवकता है ना, वायुअंशी, ये क्या होती है, देखो उत्प्लवकता क्या कहते हैं, उत्प्लवकता कहेंगे कि तरल पदार्थ द्वारा किसी भी वस्तु को बाहरी तरफ लगाया गया बल को हम उत्प्लवकता कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, या तो पानी, जैसे आप बाल्टी में पानी रख दो, ठीक है, यहाँ पे एक बाल्टी है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, आप अगर अपना हाथ डालते हो ना तो क्या होती है, हाथ डालते हो तो आपको महसूस होता है कि वो हमें अंदर नहीं जाने देता है, वो भी एक बल लगाती है। आप क्या करो ना कि एक बोतल हो गया, चलो आप बोतल ले लो, अब इस पानी में आप अंदर डालो,
तो वो भी एक बल लगाती है। क्या करेगा? वो भी एक बल लगाएगा। कैसे? है देखो, पृथ्वी जो तो है ही, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, लेकिन तरल भी है, एक बल लगाती है ऊपर की ओर। कहाँ करेगा? ऊपर की ओर। जैसे गैस, गैस भी एक बल लगाती है ऊपर की ओर। तो तरल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल को हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है? जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे देखना कि बोतल है ना, यहाँ पे इसका बोतल है जो कि इसका कैप है, बंद है। ठीक है? यहाँ पे उसका कैप बंद है और उसको हम डाल रहे हैं पानी में। जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो बल लगाएगी। क्या करेगा? वो बल लगाएगा। लेकिन अगर हम इसे पूरी तरह से डाल देंगे अंदर तो कुछ बल खत्म हो जाती है ना, लेकिन इसे जब छोड़ेंगे तो वो ऊपर फेंकती है कि? अब यहाँ पे देखिएगा कि एक डुबा क्यों नहीं। यहाँ पे अब हम लोग का पता चल गया कि ये डुबा क्यों नहीं भाई, है ना। इसको पानी डाले, जैसे आप किसी कील को हो गया, मिट्टी को हो गया, या किसी और अगर भारी चीज़ को आप डालते हो तो वो डूब जाती है, लेकिन ये क्यों नहीं डूबा? तो यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर इस पानी, है ना, पानी का अगर घनत्व, तो यहाँ पे एक घनत्व आता है, ठीक है, घनत्व है, देखो डेंसिटी, घनत्व तो घनत्व तो घना। जैसे किसी भी वस्तु का घनत्व, जैसे समझना घनत्व क्या होती है, ये क्या है घनत्व, इसमें जितना आप लाइनिंग, जितना इसको घना कर दो क्या हो जाएगा, पूरा घनत्व हो जाएगा। यहाँ पे और एक और लाइन है, अब इसको बताओ इसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? इसका, क्योंकि इसमें ज्यादा घना है। ठीक है, तो घनत्व मतलब घना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर एक बोतल है और एक पानी है, तो अगर बोतल और पानी में आपको करना पड़ेगा, कंपेयर करना क्या है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? उसका जो आपस में मॉलिक्यूल्स है, अणु है, वो एक जगह सिमटे हुए हैं, किसका ज्यादा है? तो क्या होगा, आपके पानी के ज्यादा सिमटा हुआ है कि नहीं? पानी क्या है, ज्यादा सिमटा हुआ है, वो एक जगह है। लेकिन बोतल का उसका एरिया बड़ा हो जाता है। क्या होता है? एरिया बड़ा होता है, इसीलिए वो घनत्व उसका कम हो जाता है। अगर मान लो तब इसका क्या नहीं डूब देता है। यही आर्किमिडीज साहब ने भी बताया था ना, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, क्यों कोई व्यक्ति नहीं डूबता कैसे, है ना, और कैसे भी डूब जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो घनत्व, अगर मान ली कांटी है, एक कील है, तो कील क्या होती है, इसमें घनत्व बहुत ज्यादा होती है। पानी के घनत्व से कील का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक डूब जाती है। आप कील देखे होंगे, उसकी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो परमाणु एटम होती है, वो बहुत सटे हुए रहती है। जब सटा हो रहता है तो उसका एरिया कम होती है। ठीक है, आप जैसे मान लो बेलून है, क्या है बेलून, आप अगर बेलून को ऐसे आप चापोगे तो एक जगह आएगी, यानी घनत्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घनत्व कम हो जाएगी तो एरिया क्या होता है, घट जाता है। वही बेलून को आप पूरे क्या करो, फैला दो, तो फैलाओगे तो एरिया भी उसका बढ़ेगा। क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घनत्व कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होता है किसका, क्षेत्रफल का। अगर आप घनत्व बढ़ा दोगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाती है, और अगर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो घनत्व कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक चादर मेरे पास है, क्या है, एक चादर है, अगर इस चादर को हम पूरा समेट देंगे तो समेट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसका घनत्व कम हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी, घनत्व इसका बढ़ जाएगी क्योंकि पूरा समटा गया, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कम गया ना। और यही चादर को अगर हम पूरा फैला देंगे तो क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल घेर लेगा, लेकिन इसका घनत्व खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे होती है, ये वस्तु डूबती नहीं है। क्यों, कांटी डूब जाती है, लेकिन बोतल जो भारी जो चीज़ होती है, जो हल्की होती है, इस पानी से अगर हल्की है तो वो नहीं डूबती, क्योंकि उसका घनत्व कम होती है। लेकिन पानी और कांटे का, कील का अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो कील का, इसलिए डूब जाती है। अगर आप बर्फ, है ना, जो बर्फ का होती है ना, बर्फ क्या लिखा, बर्फ वो क्या पानी में तैरता है। क्यों, क्योंकि उसके पास भी घनत्व कम होता है ना। आप देखो जब बर्फ का आप लीजिएगा ना, बेचने जो आता है गाँव में ना, आप देखिएगा कभी, जब उसे लीजिएगा तो उसका बीच में छेद होता है थोड़ा थोड़ा, यानी उसके बीच में घनत्व ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पानी में नहीं डूबता है, तैरते रहता है। लेकिन पानी कहीं भी खाली नहीं रहता है,
समझा, इसलिए वो उसको डूबने नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर जा नहीं देगा, पानी उसके पास ज़्यादा है कि नहीं, इसलिए वो नहीं डूबता। यही यहाँ पे बात हो रहे थे, आर्किमिडीज साहब ने बताया था। देखो आर्किमिडीज साहब ने जरा सा इसी को बात को आगे बढ़ाया था। कोई भी वस्तु जो तैरता है ना, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही तैरता है। आर्किमिडीज है ना, आर्किमिडीज सिद्धांत ये क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज साहब बोलते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु को जब आप तरल में डालोगे यानी पानी में डालोगे, अगर वो वस्तु जितना पानी को बाहर निकालेगा, उस पानी को आप उस वस्तु के भार को अगर बराबर है तो वो वस्तु नहीं डूबेगी। आप नहीं समझे क्यों? क्या कहा कि किसी भी वस्तु को तरल में डालने पे निकाला गया पानी उस वस्तु के भार के बराबर होता है। जैसे वे एक एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या किए कि वो ना गर्मी में कहीं जा रहे थे ना, तो उनको बहुत गर्मी लगा था। सिर्फ गर्मी लगा था तो वो आके टब में वो कूद गए, है ना, एक आराम लगे कूद गए। अब आराम में कूदे रहा तो वो आराम से छाल आ गए, है ना। अब उनको लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम पानी में तैर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे वो सोचा, ऐसा देखो बहुत पहले भी लोगों ने किया था, ऐसा नहीं था कि एक वही व्यक्ति पहला धरती पे आए थे, इससे पहले भी लोग बहुत आए थे, है ना, जो कि पानी में तैरा होगा। लेकिन हर व्यक्ति के माइंड में वो चीज़ नहीं आता, समझा। तो उनके माइंड में आया कि भाई ऐसा होता क्यों है, लोग पानी में छबला के जाता है, तैरते क्यों है ना। तो उन्होंने देखा कि ऐसा देखो, वो आए, जब वो घर पे आए तो वो क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने लिया एक टब लिया, है ना, ऐसे टब है, उसमें एक बीच में एक और टब डाला, उसको बीच में एक और टब डाला, ठीक है। टब जो डाला, इसमें क्या है, इसमें पानी है, क्या है, इसमें पानी है। देखो ये टब पूरा खाली है, ये जो टब है पूरा बड़ा, ये बड़ा वाला टब खाली है, इसमें एक और टब है। अब इसमें क्या क्या, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इस टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्किमिडीज साहब ने एक वस्तु डालते हैं, कोई वस्तु बड़ा है, इसे हम इस पानी में डालते हैं। जब इस पानी में वस्तु को डालें तो एक, क्योंकि टब पूरा भरा हुआ, ये बाहरी वाला भाग, ये बाहरी जो है ना, इसको पानी से खाली है, कुछ इसमें है, लेकिन इसमें पानी है, पूरा भरा हुआ। अब इसको जैसे ही डालेंगे तब क्या हुआ, पानी बाहर निकला। पानी जब बाहर निकला तो क्या किया उन्होंने, वो पानी को निकाला, है ना, वो पानी इसमें जो आ गया, उस पानी को और इस जो वस्तु को जो डाले थे, उस वस्तु को भार के बराबर थे। इसीलिए वो वस्तु, है ना, वहाँ पे बोले कि कोई भी वस्तु किसी द्रव में डालते हैं, उसके द्वारा निकाले गया पानी या तरल उसके भार के बराबर होता है। इन्होंने कौन बोला था? आर्किमिडीज साहब ने बोला था। ये आपको, है ना, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको यहाँ पे यार कुछ है नहीं, है ना, बस आपको इसके बारे में जान जाना है, बस इतना ही है ना, कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे अब वस्तु डूबती क्यों नहीं, जैसे देखिएगा, अगर मान ले, है ना, भार यानी निकाला गया पानी बराबर क्या होती है, निकाला गया पानी, चलो मान के लो, है ना, जल, निकाला गया पानी जल, वस्तु का भार, बराबर है ना, चलो भार, वस्तु का भार। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इस यहाँ पे 3 गो हम लोग टप लेते हैं। अब हम लोग ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ये टप है, एक ये है टप, पूरा पानी भरा है। अगर मान लो वस्तु जो पानी निकाला, है ना, जो वस्तु था वो पानी को निकाला, अगर वो पानी भार यानी भार अगर उस पानी से ज़्यादा है, यानी जल, निकाले गए जल, है ना, अगर भार उस पानी से ज़्यादा है तो वो वस्तु सीधे जाके डूब जाएगा नीचे। नहीं समझा? अगर वो वस्तु, जैसे हम इसमें डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको डाल रहे हैं पानी में,
तो अगर वो पानी का जो वस्तु का जो भार था, वो जितना पानी उसमें डालेंगे हम, अगर उतना पानी अगर नहीं निकालेगा तब वो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर वस्तु अगर भारी हो गया, पानी जो निकाला गया है उससे अगर ज़्यादा हो गया तो वस्तु डूब जाती है। लेकिन जितना अगर पानी निकालता है, जितना पानी निकालता है और अगर है ना वस्तु का भार बराबर निकाला गया पानी यानी जल, अगर दोनों बराबर है तब वो वस्तु ऊपर है ना क्या होगा, उसमें तैरेगा, वो उसमें तैरेगा। लेकिन अगर यहाँ पे भार कम है ना, और जल ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, तो एक डूबे न करेगा, इसमें डूबे न करेगा, यहाँ पे एक तैरेगा। अगर दोनों बराबर है, अगर भार और जल अगर दोनों बराबर है तो वस्तु तैरना शुरू कर देगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आहार तैरते हैं, तो जब तैरते हैं तो वहाँ पे पानी कुछ न कुछ निकलता है ना कहीं वो जाती है, तब जाके हम उसको तैरते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो पानी बहुत ज़्यादा है और भार कम है तो वो डूबे न करेगा। जैसे बोतल को आप डालते हो पानी में तो क्या डूबता है, क्यों? क्योंकि पानी का भार बोतल के भार से ज़्यादा है, इसलिए वो उसको नहीं डुबाता है। सो है ना, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, है ना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक और 2-4 वीडियो साथ और होगी, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे 10th में, 10th के बाद 11th 12th। हमने आपको वादा किया है कि भाई 6 से लेकर 12th तक मैं आपको इस चैनल पे है ना क्लास मैं आपको देने के लिए वादा किया हूँ, तो मैं आपको रोज़ एक क्लास दे रहा हूँ। सो आपको भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारा देश इंडिया है ना, आपका देश इंडिया, आप उसे आगे ले जाएं, क्योंकि अगर आप उसे आगे ले सकते हैं, ले जाएंगे तो सिर्फ एक ही उसका मकसद है, सिर्फ शिक्षा को आगे ले जाना। इसके अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। जो भी देश अगर आगे बढ़ा है, परिवर्तन लाया है, तो वो शिक्षा से, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है भाई। आप कहीं भी कोई भी देश में, बार बार बोलता हूँ, मैं शुरू से इस चीज़ को मैं बताया हूँ कि आप कहीं भी सर्च करके देख लेना, किसी जो देश जो इतनी विकसित हुई है, वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, उसके पास धर्म नहीं है, ये फालतू का चीज़ नहीं है टाइम पास करने के लिए। इसलिए आप पढ़ो, है ना, अपने समाज को, बच्चों को आगे पढ़ाओ, है ना, तब आपका देश, आपका समाज आगे बढ़ेगा, है ना, हमारा देश आगे जाएगा। सो थैंक यू, आज कितना ही, है ना। अब हम